स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। जी दोस्तों, राजस्थान जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति और आपके भूगोल के प्रश्नों को मिक्स करके ये श्रृंखला आपके लिए लाई गई है, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि पुराने कुछ पेपरों में बार बार रिपीट हुए हैं और आने वाले पेपर में भी बार बार रिपीट होने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्नों की जो संख्या है दोस्तों, वो आपके 50 रहने वाली है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी अपन बहुत सारे जो तथ्य है उनके बारे में अपन बात करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो शुरू से एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ कोई नए प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं तो आपको साथ साथ में नोट डाउन भी करते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? कुंवर चोड़ा को, मोकल को, राणा कुंभा को, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी दोस्तों बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का जो भीष्म है वो कुंवर चोड़ा को कहते हैं दोस्तों। इनका जो संबंध है वो कौन से वंश से है दोस्तों? कौन सी जगह से है दोस्तों? तो मेवाड़ से, मेवाड़ के गुहिल वंश से इनका संबंध है। कौन से वंश से? गुहिल वंश से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका जो कुंवर चोड़ा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, राणा प्रताप, महाराणा जो प्रताप हुए थे आपके, उनके वफादार घोड़े का नाम क्या था? बहुत ही फेमस है दोस्तों। घोड़े का नाम क्या था आपको बताना है। महाराणा प्रताप के चेतक, कंटक, मस्त, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी दोस्तों, बात करें कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो दोस्तों याद रखना है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? चेतक था। क्या था दोस्तों? चेतक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का मरुस्थलीय जो प्रदेश है, जो भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? अरब सागर, थेटिस सागर, बंगाल की खाड़ी, या फिर हिंद महासागर? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आप सभी जानते हैं इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों थेटिस सागर। अब देखिए, बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, तो आप जानते हैं जो पृथ्वी है वो पहले मतलब पूरी एक जो जगह है ना, ज़मीन, उस एक भूखंड एक भाग में ही था, और बाकी इसके चारों तरफ क्या था दोस्तों? महासागर था। जो आपके अभी अपन देखने को मिलती है ना कि अलग अलग महाद्वीप, वो पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे दोस्तों। एक ही महाद्वीप था। ठीक है, उसको अपन क्या कहते थे? पेंजिया। और एक अपन महासागर था, उसको अपन क्या कहते थे? पैंथालासा। ठीक है, फिर ये जो भूखंड था ना, इसके ऊपर कुछ भूकंप वगैरह की घटनाएं हुई, तो दोस्तों क्या हुआ, ये जो आपका ज़मीन वाला हिस्सा है वो कई हिस्सों में टूट गया। ठीक है, इसको अपन देखेंगे कि पहले ये जो था दो हिस्सों में टूटा। कितने हिस्सों में टूटा दोस्तों? दो हिस्सों में टूटा, एक उत्तरी हिस्सा और एक दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये दो चीज़ों में ये टूट जाता है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये दो भागों में टूट जाता है। कौन सा? जो ज़मीनी हिस्सा है। और इसके बीच में जो पानी भर जाता है उसको अपन क्या कहते थे? टेटिस सागर। जो अपन देखते हैं कि राजस्थान का जो मरुस्थल है ना दोस्तों, तो आपको वहाँ पर जैसे कि जैसलमेर के कुलधरा गांव में जब अपन खुदाई की थी, तो दोस्तों वहाँ पर कुछ मछलियों के अवशेष मिले थे, जिससे पता चलता है कि राजस्थान में कुछ समय पहले, मतलब कई साल पहले, क्या था दोस्तों? एक मरुस्थल था। साथ ही साथ राजस्थान में कई सारी जो खारे पानी की जो झीलें हैं वो भी दिखाई देती है। इससे ये सिद्ध होता है दोस्तों कि राजस्थान के नीचे क्या था दोस्तों? एक समुद्र हुआ करता था। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो राजस्थान का वर्तमान में मरुस्थलीय प्रदेश है ना, वो पहले किसका भाग रह चुका है दोस्तों? टेटिस सागर का भाग रह चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण के जो लंबाई है वो आपको बतानी है। ये आपका राजस्थान मान लीजिए, ऐसा कुछ राजस्थान है। ठीक है, तो आपको राजस्थान की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण के बतानी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई बतानी है। कितनी है? 636, 726, 826 और 869। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो
उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो है दोस्तों 826 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर। और बात करें पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है दोस्तों 869। ये भी आपको याद रखना है। ये तो है आपके उत्तर से, मतलब ये तो है आपके पूर्व से पश्चिम, और ये जो 826 है ना दोस्तों वो है उत्तर से दक्षिण। आपको याद रखना उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो छोटी है दोस्तों, जबकि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ना वो अधिक है। देख पा रहे हैं 869 और 826, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों को आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका 4,32,239, 3,42,239, 2,42,239, 2,32,239। जी दोस्तों कमेंट करिए। जी दोस्तों किसी तकनीकी कारणों से हिंदी की क्लास आज नहीं हो पाई है, कल से वो क्लास रेगुलर रहेगी, ठीक है। चलिए जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की, तो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हुर्डा सम्मेलन का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है। पहला है दोस्तों मेवाड़ नरेश जगत सिंह, दूसरा है जयपुर नरेश जय सिंह, तीसरा है दोस्तों मारवाड़ नरेश अभय सिंह, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है आपका बीकानेर नरेश जोरावर सिंह। जी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन कर लेना है आपको। हुर्डा सम्मेलन, इसका जो नेतृत्व है वो मेवाड़ के शासक नरेश जगत सिंह द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है। मेवाड़ नरेश जगत सिंह द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? आपको बताना है विंध्यन जो पठार है उसका विस्तार कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर पूर्वी हिस्से में, दक्षिण पूर्वी हिस्से में, दक्षिणी भाग में, या फिर दक्षिण पश्चिमी भाग में? जी दोस्तों जल्दी से बताइए। नहीं दोस्तों दक्षिण पश्चिम नहीं होगा। देखिए अपन जब राजस्थान का मैप बनाते हैं तो ये जो दक्षिण पश्चिम आता है ना, ये मालवा का पठार ये आता है, ठीक है। आपको याद रखना है जो विंध्यन का पठार है वो इस तरफ आता है, तो अपन इसको क्या मानेंगे? दक्षिण पूर्वी एरिया। क्या मानेंगे? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है? आपको बताना है। दूसरी सबसे अधिकतम ऊंची चोटी पूछिए, जरगा, तारागढ़, अचलगढ़ या फिर शेर? जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका उत्तर जो डी है वो सही हो जाएगा। आपको पता है कि आज से याद रख सकते हैं, गुरु से दिल लगाकर जरा, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रख, ऐसे आप याद रख सकते हैं। गुरु सीकर, से शेर। पहले नंबर पर कौन सी आती है? गुरु सीकर। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? शेर। तीसरे नंबर पर दिलवाड़ा, चौथे नंबर पर जरगा, ठीक है, और पांचवें नंबर पर अचलगढ़, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रख। जो घटता हुआ क्रम है दोस्तों वो है इनका टॉप 5 जो चट्टानें हैं, वो आप चोटियां हैं जो ऐसे याद कर सकते हैं। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से निकली है और कहाँ तक जा रही है वो आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर? जी दोस्तों चलिए अरावली की अपन पोस्टमार्टम करते हैं, अरावली के बारे में क्या होता है। चलिए अपन जानते हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, इसका जो शुरुआत है ना वो अपन मानते हैं किससे हुई है दोस्तों? अरब सागर से। किससे हुई है? अरब सागर से। अरावली का पिता किसे कहते हैं? तो आपको पूछ ले, अरावली का जो पिता है वो किसे कहते हैं? तो अरब सागर को कहते हैं। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? तो 620 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है दोस्तों, जिसमें से राजस्थान में पूछें तो 550 किलोमीटर राजस्थान में है। कितनी है दोस्तों? 550 किलोमीटर राजस्थान में है। अब साथ ही साथ दोस्तों बात करें
कि अरावली की और क्या है विशेषता। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी पर जो राष्ट्रपति भवन बना है वो आपके कौन सी पर्वत श्रृंखला पर बना हुआ है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला पर बना हुआ है। ठीक है, गुजरात के पालनपुर से अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से निकलती है दोस्तों, गुजरात के पालनपुर से। गुजरात है, गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली की रायसीना की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक आपके लगभग 620, ठीक है, 620 किलोमीटर के आसपास मान सकते हो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जिसका नाम क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंचा जो पर्वत है इसका वो कौन सा है, गुरु शिखर। ठीक है, इसका जो अपन चौड़ापन देखेंगे कि कहाँ से निकलती है तो दोस्तों याद रखना है आपको, दक्षिण पश्चिम से ये शुरू होकर उत्तर पूर्व तक जाती है। और इसका जो मोटाई का क्रम है वो भी आपको याद रखना है, पहले जो मोटाई होती है वो ज़्यादा होती है दोस्तों इसकी, फिर एकदम संकरी हो जाएगी और फिर वापस फैल जाएगी। ठीक है, जो मध्य अरावली है उसकी जो चौड़ाई है ना वो सबसे कम है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ तक आपको जितने भी आपको अरावली के बारे में कॉन्सेप्ट मिले हैं दोस्तों वो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है हिमालय, धौलाधर, अरावली, सतपुड़ा। अभी अपन बात कर चुके हैं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला ही है तो राजस्थान की तो होगी ही। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है, कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पृथ्वीराज राजसो जो है उसके रचनाकार कौन थे, चंद्रबदाई, हरिहर, नागार्जुन या फिर रन्ना। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका जो सही उत्तर है, पृथ्वीराज राजसो के जो रचनाकार थे उनका नाम था दोस्तों चंद्रबदाई। ठीक है, एक किताब और है उसका नाम है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। इसके जो रचनाकार थे दोस्तों उनका नाम था आपके, जल्दी से बताना है, जयानक। क्या था दोस्तों, जयानक। पृथ्वीराज विजय जो है उसके रचयिता कौन है, जयानक। और पृथ्वीराज राजसो के रचयिता कौन है, चंद्रबदाई। ठीक है, इसमें किस शासक के बारे में बताया गया है तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बताया गया है। प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि चंद्रबदाई और जयानक किसके दरबार में थे तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा था मोहम्मद गोरी के साथ 1191 और 92 में। ठीक है, उनके ये दरबारी कवि हुए थे चंद्रबदाई, उनके द्वारा लिखी गई किताब है पृथ्वीराज राजसो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है जिसकी लंबाई बतानी है। आपको बता दिया है कि गुरु शिखर राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी लंबाई बतानी है 1365 मीटर, 1380 मीटर, 1567 मीटर या फिर 1722 मीटर। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है आपका वो है 1722 मीटर। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊपर जो शिखर है इसका जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। हालांकि कई किताबों में 1728 मीटर भी दिया हुआ होता है दोस्तों। तो वो क्या है दोस्तों कि ये जो गुरु शिखर आपका जो चोटी है ना इसके ऊपर एक मंदिर भी बना हुआ है ना, दत्तात्रेय ऋषि का जो मंदिर है वो भी बना हुआ है दोस्तों। और ये ध्यान रखना दत्तात्रेय ऋषि की जो तपोस्थली है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, आपके गुरु शिखर को कहा जाता है। तो इसको मिलाकर जो ऊंचाई मानी जाती है वो दोस्तों क्या है 1728 मीटर। लेकिन आपको याद रखना है जो मूल गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। ये दोनों ऑप्शन आपको एक साथ प्रश्न में देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जोधपुर नगर के संस्थापक थे, आपको बताना है जोधपुर नगर के संस्थापक कौन थे, राव जोधा, अजय राज, मालदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों जल्दी से बताना है आपको। जी दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, राव जोधा के नाम से ही जो जोधपुर शहर की स्थापना हुई है और इन्होंने ही अपने नाम पर जोधपुर शहर बसाया था। अजय राज ने कौन सा शहर बसाया था दोस्तों तो आपको याद रखना है अजमेर। कौन सा दोस्तों, अजमेर। चलिए भोज परमार की संरचना संग राकण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है। आपको बताना है भोज परमार जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए थे परमार वंश के, उनकी एक रचना है दोस्तों सरस रागण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है दोस्तों, स्थापत्य से, योग विद्या से, खगोल विज्ञान से या फिर काव्य शास्त्र से। जी दोस्तों बहुत ही अच्छी किताब है, आपको ये नोट डाउन करना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी जो पीटीटी की परीक्षा है। तो सर सारंग सूत्रधार जो है जो किताब है वो किस विषय में लिखी गई है दोस्तों, स्थापत्य शास्त्र के
रिलेटेड लिखी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह या फिर हमीर? जी दोस्तों, सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? जी दोस्तों, याद रखना है कि बप्पा रावल जी जो थे उन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ये मेवाड़ के इतिहास के शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चलिए बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? जी दोस्तों, बताना है बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? जी बात करें इसके सही उत्तर की दोस्तों, तो आपको याद रखना है बीकानेर के जो राठौड़ वंश के संस्थापक थे उनका नाम था दोस्तों राव बीका। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, आपको बताना है मीराबाई जी जो थी वो कौन थी दोस्तों? एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात शाही परिवार से संबंधित जिसका विवाह राजपूत से हुआ। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, एक राजपूत शासक की पत्नी। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मीराबाई जी थी जिनका जन्म मेड़ता मतलब लालन पोषण तो मेड़ता में हुआ था, लेकिन कुड़की गांव पाली के अंदर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनकी जो शादी है, ठीक है, इनकी जो शादी है वो मेवाड़ के शासक जो उस समय के राजा थे उनसे हुई थी दोस्तों। उनका नाम था भोजराज जी। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी ना, वो एक राजपूत शासक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? आपको बताना है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है उसके रचयिता कौन है? सोमदेव, नाथा, जेता और अत्रि कवि। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है जो कीर्ति स्तंभ के जो प्रशस्ति है उसके जो रचयिता है वो है दोस्तों जेत्रा। कौन है दोस्तों? जेत्रा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजपूत के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जो जयपुर आपकी रियासत थी वहाँ पर कौन सा वंश का शासन था दोस्तों? सिसोदिया, राठौड़, हाडा या फिर कछवाहा? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कछवाहा हो जाएगा। ठीक है, कछवाहों ने पहले यहाँ पर जो मीणा जो शासक हुआ करते थे उनसे जयपुर को छीन लिया, है ना, जयपुर से हासिल किया, और जयपुर जो कि आमेर था वहाँ पर आपके राजपूत वंश जो कि कछवाहा वंश की नींव रखी थी दोस्तों। चलिए संगीत सार के लेखक है, आपको बताना है संगीत सार के लेखक कौन है? राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, महाकवि पद्माकर या फिर सवाई प्रताप सिंह? जी दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों संगीत सार, और याद रखना है कि इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, चलिए किसने जयपुर नगर की 1727 ईस्वी में स्थापना की? तो पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाता है, जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1727 में। 1727 ऐसे याद रख सकते हो। अब किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों बताना है मिर्ज़ा राजा जय सिंह, जयमल, सवाई जय सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, जो इसका सही उत्तर है वो रहने वाला है आपका सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिर्ज़ा राजा जय सिंह नहीं होगा दोस्तों। चलिए अगला है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बतानी है कौन सी है दोस्तों? सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा या फिर लोनकरणसर? जी दोस्तों, जल्दी से बताना है, सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा या फिर लोनकरणसर? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सांभर। ठीक है,
वैसे ये प्राकृतिक झील है, लेकिन चौहान वंश के जो शासक थे, चौहान वंश के जो संस्थापक थे, सामदेव, ठीक है, कहा जाता है कि इनके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है दोस्तों? मुणत नैनसी, जयानक चंद्र बद्दई और पंडित जामरलाल शर्मा। जी दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों में से एक गिने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मुणत नैनसी जो है उन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? जल्दी से बताना है। भरतपुर, सिरोही, अजमेर और टोंक। नवाबों की नगरी, भारत में नवाबों की नगरी कौन है? हैदराबाद, है ना। और अपन लखनऊ को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपको राजस्थान की नवाबों की नगरी आपको बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों वो है आपका टोंक। क्या होगा दोस्तों? टोंक। दिल्ली का या फिर बाद की दिल्ली, इसकी स्थापना किसने की? आपको बताना है, तोमर, प्रतिहार, परमार या फिर राठौड़। जो बाद की दिल्ली है, मतलब जो नई दिल्ली है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये इंडिया जीके से रिलेटेड प्रश्न है आपका। जी दोस्तों, याद रखना है, जो दिल्ली का है उसकी जो स्थापना है दोस्तों, उसको आपको याद रखना है, तोमर द्वारा की गई थी, तोमर वंश के शासकों द्वारा की गई थी। चलिए। पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान करके किसकी जान बचाई थी दोस्तों? सभी जानते हैं, एक जो स्वामी प्रेमी का जो बहुत ही अच्छा उदाहरण राजस्थान में किसी के द्वारा पेश किया गया था दोस्तों, तो वो थी पन्ना दाई द्वारा। ठीक है, तो आपको बताना है कि अपने पुत्र का बलिदान करके किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह, राणा प्रताप, अमर सिंह है ये, और राज सिंह। जी दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जो पन्ना दाई जी थी, उन्होंने जब देखा कि दुश्मन जो है वो राजा के पुत्र को मारने के लिए आ रहे हैं, तो दोस्तों उन्होंने राजा के पुत्र की जगह पर अपने पुत्र को वहाँ पर लेटा दिया, और जो दुश्मन थे उन्होंने राजा का पुत्र समझ के पन्ना दाई के पुत्र को मार दिया। ठीक है, ऐसी अपनी राजस्थान की पन्ना दाई थी, जिन्होंने दोस्तों उदय सिंह जी की जान बचाई थी। और ये वही उदय सिंह है दोस्तों जो आपके राणा प्रताप के पिताजी थे दोस्तों। चलिए। प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, आपको बताना, प्रतिहार वंश जो था उसका सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? नागभट्ट, मिहिर भोज, नागभट्ट, ठीक है, या नागभट्ट प्रथम है और ये नागभट्ट द्वितीय है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और चौथा ऑप्शन है आपका वत्स्यराज। जी दोस्तों, याद रखना है, प्रतिहार वंश के जो सर्वश्रेष्ठ शासक थे वो थे आपके मिहिर भोज। कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज। जी दोस्तों, कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें आपका ये जो प्रतिहार वंश था ना वो सम्मिलित था। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में राजस्थान का कौन सा वंश सम्मिलित था? तो आपको याद रखना है दोस्तों, प्रतिहार वंश। ठीक है, क्योंकि राजा अलग अलग हुए थे। ये जो कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो कई साल तक चला था, जिसमें नागभट्ट भी थे, मिहिर भोज भी थे। तो वो आपको याद रखना है कि प्रतिहार वंश था। चलिए। चौहान वंश की रणथंभौर शाखा का जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों? हरिराज, हमीर देव, गोविंद राज या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, याद रखना है, इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों गोविंद राज। आप सभी जानते हैं 1192 ईस्वी में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है। उसके बाद में मोहम्मद गोरी उन्हें अपने साथ ले जाता है, और 1206 ईस्वी में जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने आपके दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, गुलाम वंश की नींव रखी थी दोस्तों। तो जो पृथ्वीराज चौहान के जो बेटे थे गोविंद राज जी, वो चले जाते हैं रणथंभौर, और वहाँ पर जो आपके चौहान वंश की शाखा की स्थापना करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चौहान वंश की रणथंभौर शाखा का जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? गोविंद राज द्वारा की गई थी। चलिए।
राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, कोटा और जालोर। राजस्थान की शिक्षा नगरी कौन सी है दोस्तों? कोटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जहाँ पर एरिया ज़्यादा है और जनसंख्या कम है। वैसे जनसंख्या की दृष्टि से अब भारत है जो कि विश्व में नंबर 1 स्थान पर आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना है, इसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और राजस्थान का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? वो भी जैसलमेर। ये जो प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बकरी विकास केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? रामसर, अजमेर, बीकानेर या फिर बोराखेड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कमेंट करके आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी बताना है, भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चलिए, बात करें इसके सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, कब हुआ था ये आपको बताना है। मरु विकास कार्यक्रम 1974, 75, 77, 78, 82, 83 या फिर 86, 87। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जी दोस्तों, बात करें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1977-78 में राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। जो भी आपके मरुस्थलीय जिले हैं जो कि थार के मरुस्थल के अंदर आते हैं, उनमें विकास के कार्यों को लागू करने के लिए एक ये कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों। चलिए, भारत में कितने प्रतिशत ऊँट जो है वो केवल राजस्थान में पाए जाते हैं? 65%, 70, 75 और 90। जी दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। जी, बात करें इसके सही उत्तर की तो रहने वाला है दोस्तों 65%। और ये भी याद रखना है कि देश में जो ऊँटों की संख्या पर राजस्थान का जो स्थान है वो है आपका फर्स्ट स्थान। सबसे ज़्यादा ऊँट अपने राजस्थान में ही पाए जाते हैं। रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा, धौलपुर। आपको बताना है रामसागर वन विहार जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धौलपुर। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की जो जन्म स्थली है वो कौन सी है दोस्तों? चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या फिर हल्दीघाटी। जी दोस्तों, बताना है जल्दी से। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो सही उत्तर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ दोस्तों। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? देखिए, ये प्रश्न है ना दो तरीके से पूछा जाता है, सर्वाधिक आर्द्र स्थान और सर्वाधिक आर्द्र जिला। ठीक है, सर्वाधिक आर्द्र स्थान की बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना है माउंट आबू। और सर्वाधिक आर्द्र जिले की बात करते हैं दोस्तों तो वो हो जाएगा आपके झालावाड़। कौन हो जाएगा दोस्तों? झालावाड़। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी, आपको बताना है किस रियासत ने सबसे पहले राजस्थान में सती प्रथा को जो मना कर दिया गया था दोस्तों, सती प्रथा पर बैन लगा दिया गया था? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और जयपुर। जी, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है राजस्थान में जो सती प्रथा का जो सबसे पहले आपको रोक लगी थी वो लगी थी आपके जयपुर रियासत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का राजकीय पक्षी है दोस्तों? गोरैया, कोयल, गोडावन या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, याद रखना है इसका जो सही उत्तर है आप सभी जानते हैं क्या है दोस्तों? गोडावन। ठीक है, अब आपसे ये प्रश्न तो पूछ लिया जाता है, अब ये पूछते हैं कि गोडावन जो है
वो किस घास में रहता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है सेवन घास में, ठीक है। या फिर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोडाउन जो है वो अपने अंडे कौन से किस कहाँ पर देता है, तो सेवन घास में देता है दोस्तों। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है आपका वो है बास्केटबॉल। कौन सा है दोस्तों? बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर ए। और जो भारत का राजकीय खेल है वो दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। भारत का तो क्या है? हॉकी। और राजस्थान का क्या है? बास्केटबॉल। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी। ऑप्शन देख के ही पता चल रही है दोस्तों। अंग्रेजी तो अपने आवे कौन नहीं, मराठी महाराष्ट्र में बोलते हैं, पंजाबी पंजाब में बोलते हैं, तो राजस्थान की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है। चलिए, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मांडना, फड़, सांची और पाना। आप सभी जानते हैं जो लक्ष्मी जी की अपन पूजा करते हैं दीपावली के दिन, तो अभी अपन घर पे लेके आते हैं लक्ष्मी जी का पाना। वो क्या होता है? कागज पर जो चित्र उकेरा ही हुआ तो होता है, मतलब कागज के ऊपर चित्र बना हुआ होता है। तो याद रखना, कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पाना कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? बैसाख पूर्णिमा, बैसाख शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल द्वितीया या फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी। जी दोस्तों, जल्दी से कमेंट करना है, बहुत ही सरल ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि अपन बचपन से ही सुनते आ रहे हैं शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी। तो पूर्णिमा हो नहीं सकता, तृतीया द्वितीया हो नहीं सकता, तो अपन अष्टमी को ही करके आएंगे, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अपन को याद रखना, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनता है जयपुर के चाकसू में शीतला माता का मेला, ठीक है। चलिए, ध्यान रखना है कि जो शीतला माता का जो मंदिर होता है उसमें किस जाति का आपके पुजारी होता है, तो आपको याद रखना है कुमार जाति का पुजारी होता है दोस्तों। तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, अजय देव ने, पृथ्वीराज चौहान ने या फिर आना जी ने। पहले तो बात करें तारागढ़ है कहाँ, तो तारागढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों वो आपके अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अजमेर में स्थित है। अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने या फिर अजय देव ने। उन्होंने ही दोस्तों तारागढ़ का निर्माण कराया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें आना जी की, तो इन्होंने आना सागर का निर्माण कराया था। आना जी का दूसरा नाम अन्नोराज भी था दोस्तों। चलिए, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू, झालावाड़, जयपुर और कोटा। जी दोस्तों, ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चूरू। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, देखिए दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान से नोट करना है आपको। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, और दूसरा है सर्वाधिक दैनिक तापांतर। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? चूरू में। आप देखते हैं कई बार न्यूज़ आती है कि चूरू में जो टेम्परेचर है 50 डिग्री के बाहर जा रहा है, और साथ ही साथ सर्दियों में अपन न्यूज़ सुनते हैं कि चूरू में बर्फ़ गिरी, ओले गिरे, या फिर रात में जो है वो खेत के अंदर बर्फ़ की चादर सी फैल गई। तो याद रखना, वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ होता है? चूरू में। और बात करें दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ होता है, तो वो आपके होता है जैसलमेर में। कहाँ होता है? जैसलमेर में। तो ये दो प्रश्न आपको ध्यान रखना है, एक शब्द चेंज होता है वार्षिक और दैनिक, तो उत्तर चेंज हो जाता है, वार्षिक का चूरू और दैनिक का जैसलमेर। चलिए, अगला है, राजस्थान की लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? ख्याल, रसमत, रामलीला और नौटंकी। लोक नाटक की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना है आपको, इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ख्याल। राजस्थान के लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है। चलिए, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के कौन से ज़िले से है, वो आपको बताना है। बीकानेर, पाली, जैसलमेर और जोधपुर।
जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका जैसलमेर। नहीं दोस्तों, बीकानेर नहीं है। जो इसका उद्गम है ना वो राजस्थान में कहाँ से हुआ दोस्तों? जैसलमेर से हुआ है। अग्नि नृत्य कौन सी जाति द्वारा किया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ में आपको याद रखना है वो जाति अग्नि नृत्य करते करते फतेह फतेह के जो नारे हैं वो लगाती है दोस्तों। जी दोस्तों, जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। चलिए, राजस्थान का वह नगर जहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है वह है उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा। जी दोस्तों, याद रखना है इसका जो सही उत्तर है वो होगा दोस्तों अजमेर। क्योंकि अजमेर में जो एयरपोर्ट बनने वाला था वो अजमेर में नहीं बना है दोस्तों। कहाँ पर बना है? किशनगढ़ में बना है। कहाँ बना है? किशनगढ़ में। ठीक है, उदयपुर में है, जोधपुर में है और कोटा में है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों अजमेर। चलिए, अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा निर्माण उद्योग अधिक विकसित है? पेट्रोकेमिकल, इस्पात, कपड़ा और रसायन। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है राजस्थान का जो कपड़ा उद्योग है ना वो ज़्यादा विकसित है। और ये याद रखना है कि आपको राजस्थान में पेट्रोकेमिकल, इस्पात और रसायन से सब सर्वाधिक जो अधिक विकसित है ना वो कौन सा है? आपका कपड़ा। और वो क्यों है दोस्तों? तो आप जानते हैं कि जो राजस्थान का मैनचेस्टर है, राजस्थान का मैनचेस्टर मैनचेस्टर वो किसे कहा जाता है दोस्तों? भीलवाड़ा को कहा जाता है। और भीलवाड़ा में सर्वाधिक कच्चा माल, जो कपड़े का जो कच्चा माल है ना वो तैयार होता है और अलग अलग जगह पर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक विकसित उद्योग है वो है दोस्तों कपड़ा उद्योग। और राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा को कहते हैं। चलिए, राजस्थान के पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? पंडित झाबरलाल शर्मा, विजय सिंह पथिक, कोमल कोठारी या फिर नरपति नाल। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जितने स्टार लगाने हैं बहुत कम पड़ जाएंगे। आपको बताना है राजस्थान के जो पत्रकारिता का जो पितामह है ना वो कौन है? जी दोस्तों, याद रखना है पंडित झाबरलाल शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है, देखते हैं इसका कौन कौन सही उत्तर देता है। राजस्थान में मृदा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, उदयपुर, शाहपुरा और जोधपुर। जी दोस्तों, याद रखना है जो मिट्टी के खिलौने बनाने में फेमस है दोस्तों वो है आपका शाहपुरा। ठीक है, आपको कब अब कमेंट करके बताना ज़रूर है कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही गए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। और अपने जो भी दोस्त जो पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये क्लास शेयर करनी है। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। ठीक है, धन्यवाद।